नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा, जिन्होंने महिला की एक अलग ही परिभाषा दी थी। मैं से ममता, ही से हिम्मत और ला से लाजवंती, ल से लाजवंती। इस पर बड़ा विवाद हुआ था सुमन जी। देखिए, विवाद अपने अपने विचार जिनके दिमाग में जो था उन्होंने किया, पर यही हकीकत है, मैं ये जानती हूँ। और ये मैं नहीं कहती, भारत की तमाम महिलाओं के दिमाग में ये सोच है जो मैंने ये परिभाषा दी। ल का मतलब, लाजवंती का मतलब जिस पे विवाद बना, ल मेरे कहने का मतलब था लज्जा भी हो सकता है। महिलाओं में एक स्पेशल, इवन जेंट्स में भी होता है लेकिन महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा होता है, सीवरिंग जिसको कहते हैं। बायोलॉजिकल फॉर्म में भी हमारी बॉडी में कोई चीज़ों को देख के थोड़ी सी सीवरिंग सी होती है, उसको भी हम लोग लज्जा कहते हैं। तो ल तो हमारी जो लज्जा है उसको लोगों ने घूंघट से जोड़ के दिखा दिया, या लाजवंती। उनका आरोप था कि आप ल से ला से लाजवंती बना नहीं, तो करके, मैं उनसे जानना चाहती थी, उनको लाज के उसमें नहीं, मैं उनसे जानना चाहती थी कि ल का मतलब वो डिफाइन कर दें क्या होता है। यदि लज्जा, लाजवंती ये शब्द गलत हैं तो मुझे वो डिफाइन करके बताएं कि ल क्या होता है। मैंने पूछा था उन लोग से, पर वो बताती नहीं है। उनको लगता है कि मैं लज्जा तो महिलाओं में होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरे आपके सोचने से नहीं होगा, वो बायोलॉजिकल फॉर्म है, महिला में तो इनहेरेंट आता है, हमारे डीएनए में है, उसको कैसे खत्म कर दिया जाएगा। और लज्जा का मतलब बेड़ियां नहीं होती है, गुलामी नहीं होती है। तो मैंने कहा कि शब्दों को समझिए, इस तरह से केवल आज़ादी के नाम पे कि लज्जा 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 है ही नहीं हमें, ये तो बड़ी अजीब सी बात थी। अच्छा, सीधी सट बात बताइए आप कि विवादों से आपका नाता कैसे रहता है? क्योंकि कभी ल से लाजवंती को लेकर विवाद होता है, कभी आपकी सेल्फी विवाद में आ जाती है, जो रेप विक्टिम है उसके साथ आपकी सेल्फी आती है। देखिए, मैं विवादों से मेरा नाता कितना रहा है नहीं रहा है मैं नहीं जानती। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं काम करती हूँ उसको 100% देना चाहती हूँ, और जो सही होता है उसको बोलती हूँ। मुझ में वो छल कपट नहीं है कि मैं अंदर कुछ बोलूँ बाहर कुछ बोलूँ, ऑफ द ऑन द, ये चीज़ें मैं आज तक नहीं जानी। इसलिए मुझे लगता है कि जो सही है वो बोलनी चाहिए। और जहाँ तक आपने सेल्फी का जिक्र किया, देखिए सेल्फी एक ऐसा मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा सबक देके गया। मैं सच कहूँ तो घटना कुछ भी नहीं थी, उसका अंजाम भी आप लोगों ने देख लिया। हमारी एक मेंबर को उसके लिए जाना पड़ा, और जो सिचुएशन थे वो मैं कहूँगी कि वो मुझे जीवन में बहुत सबक दे दिया, यही मैं कहना चाहूँगी इस अवसर पे। और आज भी मैं इस बात को कहती हूँ कि वो सेल्फी नहीं था। सेल्फी तो तब होता जब हम लोग अपने मोबाइल से इसको वायरल करते। लड़की को नॉर्मल किया जा रहा था, पूछताछ चल रही थी, लड़की थोड़ी मेंटली सिक थी, उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही थी, उसको हंसाने की कोशिश की जा रही थी। ये रेप विक्टिम अभी तक वो साबित भी नहीं हुई थी, वो उस समय तक रेप विक्टिम साबित भी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट तक की रूलिंग है कि आप उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप उसकी तस्वीर लेंगे तो आइडेंटिटी ये कैसे हमारे जांच की प्रक्रिया में हम उसको राजी करने के लिए दिखा रहे हैं, खुश कर रहे हैं, तो उसको वो तब हम सार्वजनिक कर देते। अगर मेरे मोबाइल से या किसी और के मोबाइल, माने हमारे जो लोग ले रहे थे जिन्होंने सेल्फी ली, अगर उसको वायरल करते तब वो ज़रूर 228 में आता और मैं मुजरिम होती। हमने किया नहीं, इसलिए वो वायरल, मतलब वो सेल्फी था ही नहीं। लेकिन सौम्या गुर्जर को सजा उसकी भुगतनी पड़ी, आप साफ क्योंकि बच निकले। उनका मोबाइल था और वो ले रही थी, मैं उस पिक्चर में नजर आई, और जो हुआ वो आप लोग के सामने था। अब इस पे तो मैं विशेष क्या बोलूं। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहती हैं, सेल्फी वाले उसको छोड़ दें तो भी उसको लेकर के भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आप सतही तौर पर काम कम करती हैं, धरातल पे आपका काम कम होता है और सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा नजर आती हैं। देखिए शिवपाल जी, एक बात कहूँ, सोशल मीडिया तो अब आया है। मैं राजनीति में जब आई, जब मैंने अपनी कर्मभूमि बनाई इसको, तो वो ज़माना था 90s का, जब महिलाएं बहुत कम राजनीति में आती थी, और आती थी तो जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या और कोई। मेरा बिल्कुल सामान्य बैकग्राउंड था, जहाँ कोई पॉलिटिकल हमारी फैमिली में नहीं थे। हमने अपनी मेहनत से ही तो यहाँ तक पहुँचे। ये सोशल साइट्स तो अब आया है, सोशल मीडिया तो अब आया, 2-3 साल की ये कहानी है, और इस पे अब आए। उसके पहले के तो ग्राउंड बने ही होंगे ना, ज़मीन पे ही। हमने इसी जयपुर की सड़कों पे मैं डंडे भी खाई हूँ, सिविल लाइन के फाटक भी कूदी हूँ, सड़क पे ही रही। ये काम तो महिला अत्याचार को लेकर जब भी कभी प्रदर्शन होते थे, खासतौर पर जब विपक्ष में थे आप, बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी, तो सुमन शर्मा सड़कों पर उतरती थी, प्रदर्शन करती थी। आपने कहा कि सिविल लाइन्स के फाटक पे आपने कूदे, यानी आपने 144 तोड़ी जी। लेकिन अब आप महिला आयोग के अध्यक्ष हैं,
जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं वो बताते हैं 2015 के खासतौर पर कि रेप में हम मतलब एक ऐसी शर्मनाक स्थिति में है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा नंबर है पूरे देश में। एट्रोसिटीज़ के मामले में बात करें तो हम तीसरे नंबर पर हैं, दिल्ली आसाम के बाद में राजस्थान। तो वहाँ पे आप परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है? आप जब विपक्ष में होती हैं तो आक्रामक होती हैं, और जब सत्ता में होती हैं, पद पर होती हैं, तो आप उस तरह से काम नहीं कर पाती। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी श्रीपाल जी बहुत ही अदब से 2013 के आंकड़े भी आपको याद होंगे, क्योंकि आप लोग भी इसी फील्ड में और देखते रहते हो। उस समय राजस्थान विमेन एट्रोसिटीज़ में नंबर 2 पे था। अभी जो आप आंकड़े बता रहे हो वो 15 की बता रहे हो, मैं 16 की बात करना चाहूँगी। समय बहुत आगे बढ़ गया है। मैंने 15 अक्टूबर में ज्वाइन किया था महिला आयोग को, और आज की तारीख में मुझे कहते हुए हर्ष है, आप भी पता कर लेना, ये ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें हैं। हम विमेन एट्रोसिटीज़ में राजस्थान नंबर 5 पे है। और अगर आप उसको कैटेगराइज करेंगे कि रेप में कहाँ है, डॉरी में कहाँ है, और उसको अलग अलग करेंगे तो कुछ आगे पीछे आपको आंकड़े दिखेंगे। और दावे से मैं कह सकती हूँ कि हमारा कंप्लीट फोकस, जो काम हम सड़क पे कर रहे थे वो काम हम आयोग में आके करने लगे। पहले हमारी आवाज़ उठती थी, आप आयोग में आने के बाद वो ताकत बनी और रिजल्ट आने लगा। मैं ये नहीं कहती कि मेरे ही प्रयासों से नंबर 5 पे राजस्थान चला गया, लेकिन मेरी कोशिश ये रही कि महिला आयोग को लोग पहचाने। अभी तक एक महिला आयोग को संवैधानिक रूप में लोग देख के उसको बस कि रेप हो जाए तो महिला आयोग पहुंचना है, या कोई बड़ी घटना हो जाए तो महिला आयोग पहुंचना है। हमने उस फॉर्म को बदला, हमने कहा कि हम जमीन पे काम करेंगे। इस पर बात हमारी जारी रहेगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए ईटीवी राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सीधी सट बात हो रही है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा के साथ। सुमन जी, आंकड़ों की बात पर हम नहीं जाना चाहते। राजस्थान ये जानना चाहता है कि महिला अत्याचार को लेकर जो बदनामी का दाग स्टेट पर लगता है वो किस तरह से दूर होगा, कितना आप उसमें कामयाब रही? मैं इसको 2 हिस्सों में इसका जवाब दूंगी श्रीपाल जी। पहला हिस्सा ये है कि आपने मुझ पर आरोप लगाया, उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आप इस ओर ध्यान नहीं दे रही। तो मैं बताऊं कि मैंने जब ज्वाइन किया था तो 32,000 पेंडेंसी थी इस महिला आयोग की, और आज आपको कहते हुए मुझे हर्ष है, अगर हम काम नहीं करते तो वो 7,000 हमारी पेंडेंसी नहीं आती। तो एक लंबा जो ये फासला था उसको हम 7,000, और मेरी इच्छा है कि मैं इसको दिसंबर तक इसको 0 पे ले आऊँगी। और साथ में हमारे आने वाली कंप्लेंट, जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ भी आई। दूसरा पक्ष कि इसको कम कैसे किया जाए, आयोग क्या प्रयास कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि आयोग बंद कमरे में काम नहीं करेगा। शहर की महिलाएं बहुत एक्टिव होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, पर ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं भी हमारे पास आ रही थी तो वो ग्रामीण क्षेत्र से आती थी और उनका समाधान नहीं के बराबर हो रहा था। तो हमें लगा कि क्यों नहीं आयोग उन तक पहुँचे। इसीलिए हम लोगों ने जन सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की, और हमने हर महीने में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर महीने में 2 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जन सुनवाई शुरू की। आपको बताते हुए बहुत खुशी कि मैंने अभी तक 18 जिले कर लिए हैं जहाँ जन सुनवाई होती है, और ओपन टू ऑल रहता है, सब लोग आते हैं। और हाथ के हाथ उस पेंडेंसी को मैं लेके नहीं आती हूँ, वहीं ख़त्म करती हूँ। कलेक्टर से लेके सारे अधिकारी बैठे होते हैं। एक प्रयास तो ये रहा। दूसरा, बहुत ही मैंने नवाचार करने की कोशिश की। एक हम लोगों ने महिला सुरक्षा ऐप, आप लोग हो सकता है कि इसको बहुत सीरियसली ना लें, लेकिन ऐप ये बहुत अद्भुत ऐप है। हर चीज़ को सीरियसली लिया जाता है बशर्ते कोशिश। नहीं, लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐप आए, क्योंकि मुझसे पत्रकारों ने बहुत सवाल किया कि आप भी एक ऐप निकाल लो जी, बहुत सारे ऐप चलते रहते हैं, क्या होता है। लेकिन उनको मैंने बताया कि देखिए ये ऐप बहुत रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि इसको बहुत मेहनत से बनाया। अक्सर क्या होता है कि ऐप है, आप डाउनलोड करोगे, कंप्लेन करोगे, देन पुलिस आएगी। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है। 3 सेक के साथ आप जीपीएस के थ्रू थाने से कनेक्ट हो जाओगे, अपने फैमिली मेंबर से कनेक्ट हो जाओगे और मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। जब 3 लोग आपके लिए भागेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे बदमाश आपके मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दे। उसका किस तरह का रिजल्ट है, किस तरह का? बहुत अच्छा है, आप पता कीजिए ना। आप देखिए, लड़कियां मुझे इतना थैंक यू कहती हैं उसके बाद कि मैम ऐसे होने वाला था लेकिन हमने ऐसे कर दिया। और तीसरा जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत से प्लान करके एक काम किया, वो मैंने किया लीगल अवेयरनेस। सर, वो आप लोगों को लगता होगा कि अन्य लीगल अवेयरनेस की तरह ये भी एक कैंप होगा, पर नहीं। अभी तक मैंने 28 कॉलेजेस में एक कैंप लगाए, वर्किंग प्लेसेस पे लगाए। परिणाम ये हुआ कि मेरे पास जब पेंडेंसी मैंने देखी, आप जैसे हम जैसे पढ़े लिखे लोग को 151 और 354 में फ़र्क नहीं मालूम था। अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो अच्छे पोस्ट पे बैठी थी महिलाएं, उनको पता ही था। आप कोशिश कर रही हैं, ऐप भी बना रही हैं, लेकिन जब आंकड़ों पर निगाह डालते हैं, क्योंकि आंकड़ों के बिना बात भी नहीं हो सकती। हालांकि आंकड़ों को लेकर आप वापस 2013 में जाएंगी, कांग्रेस सरकार की बात करेंगी। 40 महिलाएं हर दिन राजस्थान में पिटती है। 14,000 महिलाओं के साथ हर साल इस तरह की घरेलू अत्याचार की घटनाएं होती है।
क्या मैकेनिज्म हो सकता है जो इस आंकड़े को कम करे और इस तरह के जो हालात हैं उनको ठीक करे? देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है हम सब लोगों के लिए। राजस्थान में कुछ ऐसी चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं, चाहे आप देख लीजिए बाल विवाह को लेके भीलवाड़ा वाला पेड़ से लेके आसपुर तक देखिए जिंदा लड़की जलाई जाती है अगर जाति विशेष में शादी। तो कुछ कुरीतियों के साथ राजस्थान अभी भी जिंदा है, इसको हम आप मानते हैं, वो भी आंकड़े बढ़ाने के काम करते हैं। लेकिन बाल विवाह पे अब रोक लगा, जिसका परिणाम भीलवाड़ा से आप लोगों को नजर आने लगा होगा। हम लोगों ने बहुत सारी शादियां रुकवाई, लेकिन अभी भी जो मुझे लगता है, जो हम लोग गाँव गाँव ढानी ढानी घूमते हैं, अवेयरनेस की बहुत कमी है। गाँव में भी एक कॉमन फेनोमिना है महिलाओं के मन में कि चलो हस्बैंड डांटता है तो डांट खा लो, कहाँ बोलेंगे, दूसरा आता है कोई नहीं सुनेगा, मतलब अपने आप को लाचार और निरीह मान लेती हैं और कुछ एक्शन का रिएक्शन नहीं करती हैं। मेरा यही प्रयास है, इसीलिए हमने जिला मंच के साथ हमने पंचायत मंच बनाया, महिला पंचायत करके गाँवों में पहुंची और उसमें सरपंच को मैंने हेड किया और उसके साथ पूरी टीम को जोड़ा कि महिला आके महिला से अपनी बात करे तो कम से कम घर की बात पता चलेगी। थोड़ी सी घटना अगर छोटी है वो बड़ी नहीं बन जाए, हैंग होने पे या कुएं में कूदने के बाद हमारे पास केस नहीं आए, उसके पहले ही हम पकड़े। तो ये बदलाव लाने की चेष्टा है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उन तमाम महिलाओं को कहना चाहूँगी कि बोलिए, मुखर होइए, अपनी तकलीफ को प्रकट कीजिए। नीति को मान के कि यही मेरी नीयत है, यही भगवान ने बख्शा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा मत कीजिए। समाधान घटना है। जब इस तरह की घटना होती है, राजसमंद की घटना का मैं जिक्र करूंगा, ब्रेक के बाद हम इस पर बात वापस करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए ईटीवी राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा। सुमन जी, ऐप आप बना रही हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बीच खबर आती है कि राजसमंद में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। यूएनओ की जो सेक्रेटरी हैं बान की मून, उनके प्रेस एडवाइजर की तरफ से एक बयान जारी होता है और उसमें राजस्थान का जिक्र होता है, इस घटना का जिक्र होता है। उधर हमारे गृह मंत्री का बयान आता है कि हर जगह पुलिस को तैनात नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉन्स्टेबलरी नहीं है, इतनी पुलिस फोर्स नहीं लगाई जा सकती। इस तरह की मानसिकता के बीच किस तरह से संभव है कि महिलाएं सुरक्षित रहें? देखिए, आपने जिस घटना का जिक्र किया वो दुखदाई है। हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी होता है, हमारे काम की, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन इसी के रेफरेंस में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आसपुर डूंगरपुर की एक घटना बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या किया। उस पर हर जगह फोर्स रहे नहीं रहे, पुलिस रहे, ये एक अलग फैक्टर है। आसपुर में एक लड़की को जिंदा उसके परिवार के लोगों ने ही जला दिया था, विवाह, दूसरी अंतरजातीय विवाह के कारण, और उसके पेट प्रेग्नेंट भी थी। उस पर हम लोग एक्शन में आए, वो लड़की तो नहीं रही, लेकिन हम लोग एक्शन में आए, आयोग ने एक्शन लिया और उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। जबकि दबंगों का गांव था, ये पॉसिबल नहीं था, वो हम लोगों ने पॉसिबल करके दिया। तो अगर ऐसा संदेश हम लोग देने लगेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं असर दिखेगा और दबंगई करने वाले लोगों पे, इन सब चीज़ों पे रुकावट भी लगेगी। लेकिन जो विरोधी हैं, खासतौर पर जो दूसरे महिला संगठन है, उनको लगता है कि आप इस तरह के संदेश कम दे पाती हैं। आप संदेश ज़्यादा ये देती हैं कि आपकी पार्टी को किस तरह से खुश रखें, आप संवैधानिक पद पर होती हैं और आपकी ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में होती है कि बीजेपी के प्रोग्राम्स में किस तरह से ज़्यादा हिस्सा लिया जा सके। 5 महिला जो सहायता केंद्र हैं उसमें 3-3 साल के एनजीओज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको आप रद्द करती हैं। और आरएसएस पृष्ठभूमि के एक संगठन को, दुर्गा वाहिनी के लोगों को आप उसमें खपा देती हैं। अपराजिता की जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको आप रद्द करती हैं और इसी तरह से वहाँ पर भी एक विचारधारा को आप थोपने की कोशिश करती हैं। इस तरह के आरोप आप पर लगातार लगते हैं। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि आप एक एजेंडे के साथ काम करती हैं। देखिए, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए मुझे काम करना है। किसको क्या मिले ये बायस्ड होकर हम लोग नहीं करते हैं, वो सिंपल प्रोसेस होता है। एक व्यक्ति कई सालों से वहाँ काम कर रहा है, बदलाव बेहतरी के लिए होता है, आप भी जानते हैं। प्रकृति में भी कहते हैं कि बदलाव होता है तो सुंदर माहौल बनता है। तो ये करते करते कई सालों से उन्हीं लोगों को काम मिले ये ज़रूरी नहीं है, दूसरे आए। अब उनका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या है, उनके जो हम लोग को रिक्वायरमेंट है आयोग की तरफ से उस एनजीओ के लिए, वो सारी चीज़ें वो फुलफिल कर रहे हैं। वो कहाँ हैं,
क्या है इससे मतलब नहीं। अगर मैं कहूँ कि पहले वालों पे भी बहुत सारे आरोप लगते थे, तो ये कहना कि मैं एक एजेंडा के साथ या हिडन एजेंडा के साथ काम कर रही हूँ, ये गलत है। और जहाँ नहीं, तक जो मेरी लगाव है आपका नहीं पार्टी लगाव, के साथ, देखिए संघ के साथ, मैं संघ और पार्टी और ये चीजें जब आदमी कुर्सी पे खासतौर पर बैठता आप है ना, संवैधानिक पद पर आ गई, जी संवैधानिक यही पद पे आरोप हूँ और आपके ऊपर लगता संवैधानिक है। गरिमा से काम करती हूँ। लेकिन ये बात तो है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। हमसे कोई यहाँ आने पे ये थोड़ी कि हमसे वहाँ से इस्तीफा मांग लिया गया कि सुमन शर्मा इस्तीफा देके वहाँ जाएगी, ऐसा तो कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आप उस यदा हम पद पर पार्टी हैं। ऑफिस जाएंगे, इसमें क्या तकलीफ है। वहाँ सुमन शर्मा विमेन कमीशन की चेयरपर्सन बन के नहीं जाती है, वहाँ सुमन शर्मा जाती है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन के, और ये हमारा राइट है। इसमें कहीं कोई संवैधानिक अवहेलना मैं कर रही हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं आयोग की कुर्सी पे बैठती हूँ तो वहाँ मैं टोटली संवैधानिक रूप से मैं आयोग की चेयरपर्सन होने के नाते जो काम होता है वो करती हूँ। अब आरोप लगाने वाले आपकी देखिए, दिलचस्पी दुर्गा वाहिनी में ज्यादा होती है, दूसरे एनजीओ को आप बाहर कर देती हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इसमें है कि अच्छे लोग आगे आएँ, अच्छा काम करें, राजस्थान में महिलाएं मुस्कुराएं, यही मेरी कोशिश है और उसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। अच्छा, आपके तेवर रहे हैं, आप बहुत ब्लंट रही हैं, बेबाक रही हैं। आप खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जिस तरह की भाषा में आरोप लगाती रही, आपको लगता है कि उस तरह की भाषा कभी इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का मैं बहुत सम्मान करती हूँ और उस सम्मान के बावजूद आपकी नहीं भाषा, देखिए राजनीति में जब मैं प्रवक्ता थी उस समय, जब मेरे स्टेटमेंट को आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये वार प्रतिकार राजनीति में चलती है। और मुख्यमंत्री जी पे मैं जब इश्यूज थे, अब अगर उस समय मैं याद दिलाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, कि वो बोल रहे थे कि मैं तो बड़ा ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर हूं और उनके बड़े मैं राजस्थान को यहाँ ले जाऊंगा, लेकिन उनके मंत्रालय के 3 मंत्री महिला के केसेस में जेल जा रहे थे, विमेन एट्रोसिटीज में नंबर 1 हो रहा था। तो बोलना पड़ेगा, अंदर की जो औरत थी वो जागती थी, वो राजस्थान के स्वाभिमान के लिए बोलना पड़ता था। और सच बात बोलने में अगर किसी को ब्लंट लगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, आज भी, पहले भी करती थी, आज भी करती हूँ। लेकिन जो गलत होगा उस पर प्रतिकार तो करूंगी ही। मतलब भाषा संयंत्र नहीं होगी, सम्मान रहेगा। भाषा, मैंने ऐसा क्या बोला? मैंने अगर उनसे पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि सामान्य अपराधी अपराध करे समझ में आता है, अपराधी अपराध करे समझ में आता है, लेकिन मंत्री अपराध कर रहा है और आप ये कहते हैं कि हम नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, तो ये अली बाबा 40 चोर की मंडली, यही तो मैंने कहा था, और तो कुछ नहीं कहा था। कि आप कहो कि हम तो बड़े अच्छे हैं और आपकी टीम बिल्कुल गड़बड़ है, तो ये नहीं होता है। रिंग मास्टर को क्रेडिट लेना पड़ता है, अगर वो चोर हैं तो आप भी चोर हैं, तो चोर को चोर ही तो कहेंगे, बदमाश को बदमाश ही तो कहेंगे। चलो, आप सदीवी राजनेता हैं, निश्चित रूप से आप बेहतर जवाब दे सकती हैं। एक बात बताइए कि इस दौरान आपका जो कार्यकाल है 2015 से लेकर अब तक का, उसमें ऐसी कितनी घटनाएं आई जिन्होंने सुमन शर्मा को एक औरत के बतौर तोड़ा? देखिए, मैं कहूँ तो बहुत 2-3 ऐसी घटनाएं थी जो हम सबको इमोशनल कर गई। हमारी हियरिंग चल रही थी, एक घटना थी, एक महिला डॉक्टर, हस्बैंड भी उनके डॉक्टर, उनके बच्चे भी डॉक्टर्स, मतलब स्टूडेंट मेडिकल के, और उनकी जब मैं हेयरिंग कर रही थी और मुझे लग रहा था कि इतने पढ़े लिखे लोग, इशू कोई बहुत ज़्यादा नहीं था उनका, कि कोई वो जो कह रही थी कि बहुत टॉर्चर करता है, और डॉक्टर से जब मैंने बात की, दोनों की काउंसलिंग कर रही थी, कुछ भी इशू नहीं था, केवल अहम की लड़ाई थी। और उसमें वो बच्चे बिलख रहे थे, डॉक्टर रो रहे थे, मिसेज बहुत रिजिड थी, तो मुझे लगा कि कहाँ चला गया है समाज। ये देख के बहुत पीड़ा मिलती थी कि माँ बाप के ईगो के कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं। लेकिन हम लोग की काउंसलिंग और हमारी पूरी टीम की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, जब उन परिवार को मिलाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने जैसे ज्वाइन किया था तो मैंने आयोग को कहा था, पुरुष लोग बहुत सवाल करते थे मुझसे कि महिलाओं के लिए तो है, पुरुषों के लिए क्या है, तो मैंने कहा कि महिलाओं को अलग ले जाके नहीं सवाल किया जा सकता है। मैं इसको महिला आयोग नहीं कहती हूँ, मैं इसको परिवार आयोग कहती हूँ। और इसी का परिणाम है कि आज यदि मैं दावे से ये कह सकती हूँ कि हमारे न कोर्ट न कचहरी, उसके बाद जब हम रिजल्ट देते हैं और घंटों में समाधान हो जाता है उनकी समस्या का, वर्षों से लंबित, तो वो जो सक्सेस स्टोरी हमारी होती है और परिवार टूटने से बच जाता है और उनकी जो खुशियाँ होती है, वो मुझे अपार प्रसन्नता देती है। और मुझे लगता है कि जो मैंने परिवार आयोग का नाम दिया वो चरितार्थ हो रहा है। यानी परिवार तोड़े नहीं, जोड़े, ये आप डेफिनेटली यही मेरा नारा है। छोटी छोटी बातों से, आप देखिए यंगस्टर के 9 महीने की शादी टूट रही है, 12 महीने की, दोनों बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं, ईगो क्या है? बस टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम, इसकी लड़ाई है, और कुछ नहीं है कि कोई कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रहा है या कोई पिटाई हो रही, कहीं कुछ नहीं, ईगो, बहम,
अहम यही लड़ाई है। मैंने कहा इस सबको खत्म करो। इसीलिए मैंने एक और नवाचार किया कि मैं प्री मैरिज काउंसलिंग भी करूंगी, क्योंकि टूटने के बाद मैं काउंसलिंग करूं तो क्या मतलब है, टूटने के पहले ही रोक दिया जाए। इसलिए आयोग ने एक और स्टेप लिया कि हम प्री वेडिंग काउंसलिंग उसको कहते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग। हम लोगों ने एक टीम बनाई है, जो अगर जो लोग इच्छुक हैं वो हमारे पास आए, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे कि वैवाहिक जीवन कैसे सफल हो और ईगो को कैसे त्यागा जाए, छोटे अपने अपने तरीके से। अपने चूँकि मुझे भी 30 साल का अनुभव है, हमारे सारे मेंबर्स हैं, सब लोग अनुभव वाले लोग हैं, तो कर रहे हैं हम लोग ये। मेरे ख्याल से हम इसको फुल फ्लैश जुलाई में शुरू कर देंगे। तो ये थी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती सुमन शर्मा, जिनके मुताबिक परिवार को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की जरूरत है। सीधी सट में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।